मैं आज आपको टेंथ क्लास का पहला पार्ट सिविक्स का सत्ता की साझेदारी के विषय में विस्तार से समझा रहा हूं। और अभी मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम के बारे में। अब बेल्जियम में ऐसी क्या समझदारी करी जिससे कि टकराव रुक गया, तो वो हम देखते हैं कि बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम में अलग अलग समूहों में टकराव था। वो अलग अलग समूह कौन कौन से थे वो आप देखिए। 59% डच भाषी फ्लेमिश में रहते थे। 59% डच भाषी जो हैं वो फ्लेमिश में रहते थे और 40% फ्रेंच भाषी फ्लेमिश में रहते थे और 1% जर्मनी लोग रहते थे। यानी कि फ्लेमिश में सबसे ज्यादा डच भाषा के लोग रहते थे, तो इनमें टकराव की आशंका बनी रहती थी। दूसरी बात, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच भाषी रहते थे। कितने परसेंट? 80%। और 20% डच भाषी। तो ये जो अंतर था, यही अंतर उनमें मनमुटाव टकराव पैदा कर रहा था। क्योंकि जहां 60% है तो उन्हें ज्यादा हिस्सेदारी चाहिए थी, जहां 80% है उन्हें ज्यादा हिस्सेदारी चाहिए थी सत्ता के अंदर। किसके अंदर? सत्ता के अंदर। तो बेल्जियम ने क्या कार्य ऐसा किया जिससे कि ये टकराव रुक जाए? तो उसके लिए बेल्जियम ने अलग अलग समूहों, यानी कि डच और फ्रेंच की भाषा वालों के लिए 1970 से 1993 के बीच में 4 संशोधन किए। कितने संशोधन किए? 4। और ये संशोधन क्यों किए? ताकि जो है टकराव की स्थिति ना हो, और अगर टकराव होगा तो देश में संकट पैदा होगा और गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न भी हो सकती है। तो पहला संशोधन किया कि बेल्जियम की सरकार ने केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। यानी कि 80% फ्रेंच भाषी ब्रुसेल्स में रहते थे और 20% डच भाषी रहते थे। तो उन्होंने ये कहा, 80 और 20 का रेशियो को बराबर करते हुए उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार के अंदर डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। यानी कि अगर डच भाषा के 4 मंत्री होंगे तो फ्रेंच भाषा के भी 4 ही मंत्री होंगे। विशेष कानून तभी बन सकता है, अगर कोई विशेष कानून बनाया जाएगा तो वो तभी बन सकता है जब दोनों समूहों के सांसद एक मत हों। यानी कि अगर कोई विशेष कानून बनाया जा रहा है तो वो विशेष कानून तभी बनाया जा सकता है जब दोनों समूहों के सांसद उस प्रस्ताव पर एक मत हो। उस प्रस्ताव पर एक मत हो। और दूसरा है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं रही। मतलब बेल्जियम की जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 प्रांत और क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई। यहां ये कहना का तात्पर्य है कि केंद्र सरकार के अधीन जो है सारी शक्तियां नहीं थी और उन्होंने अपने प्रांतों को सारी शक्तियां सौंप दी। अब आता है तीसरा, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें अलग सरकार है। इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। जो ब्रुसेल्स में सरकार है तो उसमें दोनों भाषाभाषियों के समान प्रतिनिधित्व है। चौथा, केंद्र और राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी होती है। अब तक आपने एक सरकार सुनी होगी केंद्र की, दूसरी राज्य की सुनी होगी, लेकिन बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी है। और तीसरे स्तर की सरकार जो है कौन सा कार्य करती है? वो सामुदायिक सरकार का कार्य करती है।
वो क्या कार्य करती है? सामुदायिक सरकार का कार्य करती है। जैसे इस सरकार में एक ही भाषा के लोग चुनते हैं, इस सरकार को जो है एक ही भाषा के लोग चुनते हैं। कौन सी भाषा के लोग चुनते हैं? एक ही भाषा के। यह शिक्षा, संस्कृति, भाषा जैसे मामलों का निर्णय करती है। यानी कि ये जो सामुदायिक सरकार है, ये शिक्षा, संस्कृति और भाषा जैसे मामलों का निर्णय करती है। तो यहाँ ये कहना चाहिए कि बेल्जियम में 3 सरकारें हैं, एक केंद्र की, दूसरी राज्य की और तीसरी जो है वो सामुदायिक सरकार है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो है बेल्जियम के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और फिर एक बार बताता हूँ कि 59% डच भाषी फ्लेमिश में रहते हैं, 40% फ्रेंच भाषी फ्लेमिश में रहते हैं और 1% जर्मनी के लोग रहते हैं। 80% फ्रेंच भाषी ब्रुसेल्स में रहते हैं, बेल्जियम की राजधानी, और 20% डच भाषी ब्रुसेल्स में रहते हैं। तो इन लोगों का जो रेशियो है वो अलग अलग रेशियो है और इस रेशियो में टकराव ना हो, इसी वजह से बेल्जियम ने ये समझदारी करी और इस टकराव को रोकने के लिए उन्होंने ये 4 संशोधन किए। मैं समझता हूं आप इसको समझ गए होंगे और ये आपके क्वेश्चंस में जरूर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि सत्ता की साझेदारी के संघर्ष में श्रीलंका की स्थिति क्या रही। तो पहले हम जानेंगे श्रीलंका के विषय में। श्रीलंका 1948 में औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुआ। यानी कि 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली। जब श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली तो श्रीलंका में कई जातीय समूह हैं। श्रीलंका में कई जातीय समूह हैं, जिसमें सिंहली जाति समूह जो होता है, सिंहली जातीय समूह, ये कुल जनसंख्या का 74% है। यानी कि सिंहली जाति संख्या जो है जनसंख्या के रूप में कुल जनसंख्या का 74% है। और दूसरा स्थान तमिलों का है, दूसरा स्थान तमिलों का है और जिनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 18% है। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ तो 74% और दूसरी तरफ 18%, तो ये नेचुरल बात है कि इन लोगों में मनमुटाव पैदा हुआ होगा। वो क्या कारण थे मनमुटाव के, जिसकी वजह से सत्ता की साझेदारी में संघर्ष बढ़ता गया। श्रीलंका में तमिल 2 तरीके के तमिल हैं। कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के। एक तो हिंदुस्तानी तमिल, एक तमिल जो है वो हिंदुस्तानी तमिल है और दूसरे श्रीलंकाई तमिल। जो श्रीलंकाई तमिल है वो श्रीलंका के ही निवासी हैं और जो हिंदुस्तानी तमिल हैं तो वो तमिल जब श्रीलंका में औपनिवेशवाद था तो हिंदुस्तान से बागानों में काम करने के लिए, हिंदुस्तान से बागानों में काम करने के लिए नौकरों को ले जाया गया। तो जब उन्हें ले जाया गया तो वो लोग वहीं के निवासी हो गए और उनकी संतानें जो हैं वो हिंदुस्तानी तमिल के नाम से मशहूर हुई। और सिंहली का जो धर्म है, सिंहली जाति समूह का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। सिंहली जाति का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है, जबकि तमिलों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही हैं। अब बात आती है कि श्रीलंका में तमिल, जो श्रीलंका है तो उसमें तमिल जो है वो उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में बसे हुए हैं। तमिल जो है उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में बसे हुए हैं। सेहल समूह का धर्म बौद्ध धर्म है। ठीक, सेहली समूह को कई विशेष अधिकार प्राप्त हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेहलों की आबादी जो है
वो 74% है, और सिंहलियों का धर्म जो है वो बौद्ध धर्म है। तो इन जातीय समूह को कई विशेष अधिकार प्राप्त हैं, और 1956 में एक कानून बनाया गया श्रीलंका में। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसमें सिंहली भाषा को, यानी कि जो बौद्धों की भाषा थी सिंहली, उसको राजभाषा के रूप में प्रावधान किया गया, यानी सिंहली भाषा को राजभाषा बना दिया गया, घोषित कर दिया गया। और सरकारी नौकरियों में सिंहली लोगों को विशेष प्रावधान किए गए कि नौकरियों में इनके लिए विशेष रूप से नियुक्त किया जाएगा। बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन और संरक्षण दिया गया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन और संरक्षण दिया गया। इन कानूनों के निर्णय से जब तमिलों ने ये देखा कि श्रीलंका में सिंहली समूहों के साथ विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं, उनको नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है, नौकरियों में विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं, बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, तो तमिलों को इस बात से बहुत दुख हुआ और उन्होंने ये सोचा कि हमारे साथ जो है श्रीलंका में भेदभाव हो रहा है। तब उन्होंने जो है आंदोलन की राह पकड़ी, क्योंकि उनके अंदर आक्रोश पैदा हुआ और उन्होंने आंदोलन की राह पकड़ी। तमिलों ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक पार्टी को गठन किया, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा कि हमारा भला जो है श्रीलंका सरकार नहीं कर पाएगी, तो तमिलों ने अपना राजनीतिक दल बनाने शुरू कर दिए और उन्हीं दलों के द्वारा जो है उन्होंने धीरे धीरे आंदोलन करने शुरू कर दिए। और उन्होंने एक अपना चार्टर बनाया जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि तमिल को राजभाषा बनाया जाए। सिंहली की अपेक्षा तमिल को राजभाषा बनाया जाए। क्षेत्रीय स्वायत्तता में शिक्षा और रोजगार में समानता होनी चाहिए, यानी कि श्रीलंका में तमिलों को अधिकार मिलने चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए और नौकरियों में उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने संघर्ष करना चालू कर दिया और आंदोलन पर आंदोलन करते चले गए। इसका प्रभाव ये हुआ कि 1980 के दशक में तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर संघर्ष हुए। 1980 के दशक में ये कहा गया कि हमारी जो सरकार है उसको बनाया जाए, तमिल इलम सरकार को बनाया जाए, जिससे कि हमारी समस्या का हल हो और हम जो है अपने मांगों के लिए सरकार पर प्रावधान वो कर सकें, दबाव डाल सकें। लेकिन सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी और नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका में तनाव बढ़ता गया और इतना तनाव बढ़ा कि श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया। श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ और इसी गृह युद्ध के अंतर्गत भारत सरकार ने शांति सेना भी श्रीलंका में भेजी और ये गृह युद्ध जो है सन 2009 में समाप्त हुआ। सन 2009 में समाप्त हुआ। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये पाठ का नाम है सत्ता की साझेदारी, यानी कि हमें साझेदारी चाहिए, हमें हिस्सा चाहिए, हमें अपने अधिकार चाहिए, हम बिना अधिकारों के नहीं रह सकते। ये संघर्ष जो है श्रीलंका में काफी चला और 2009 में ये संघर्ष खत्म हुआ और इस प्रकार से हमने आपको श्रीलंका के बारे में विशेष जानकारी दी और मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। इनको अच्छी तरीके से याद करें।